फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मीतू और आज हम लोग बात करेंगे 30 लीगल वर्ड्स की जिनका एडवोकेसी के फील्ड में किसी भी तरीके के ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और साथ ही साथ अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए इन वर्ड्स की मीनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द फर्स्ट वर्ड अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण। तो पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग और इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, यानी कि ऐसा कोई कृत्य करना या कृत्य करने में मदद करना या किसी तरीके से प्रोत्साहित करना उस एक्ट को करने में जो लॉ की दृष्टि से रॉन्ग हो या इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, A instigate B to murder C and B refuses to do so. So here A will be guilty of abatement to commit murder. यानी कि अगर A B को उत्साहित करता है कि वो C का मर्डर कर दे या हत्या कर दे, लेकिन B ऐसा करने से मना कर देता है, तो यहाँ पर A is guilty of abating to commit murder. I hope आपको ये समझ में आया होगा। So next word is ab initio. चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ की शुरुआत से। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अवॉइड ab initio एग्रीमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर सिंस द माइंड ऑफ द माइनर इज एन इनकॉम्पिटेंट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एब्सकॉन्ड यानी छिपना। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक है, छिपाना लिखा है बट इसका मीनिंग होगा छिपना। When a person fails to present themselves before the court when required, such as when they have been released on bail and not returned to the court. तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसको बेल पर रिलीज करा गया है वो उस वक्त कोर्ट में प्रेजेंट होने में इनकॉम्पिटेंट यानी कि असमर्थ है। Word is acquittal, यानी कि दोष मुक्ति। The court's decision that a person is innocent of the crime they were charged with, यानी कि कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल ऐसा पाता है कि एक्यूज पे लगाए गए चार्जेस गलत हैं, इनोसेंट है एक्यूज पर्सन, तो उसको वो एक्विट कर देगा यानी दोष मुक्त कर देगा। आइए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। एक्टस रियस, यानी कि आपराधिक कृत्य। वो सारे कार्य जो कानून की दृष्टि से अवैध हैं उन्हें एक्टस रियस माना जाएगा, यानी कि आपराधिक कृत्य। नेक्स्ट वर्ड है एडजॉर्नमेंट, यानी कि स्थगन। पोस्टपोनिंग अ कोर्ट हियरिंग, जो कि सेक्शन 309 सीआरपीसी में डिफाइन है। नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय। आइए इसको समझ लेते हैं। अ जुडिशियल डिसीजन और अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर, जैसे कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी स्टेट्स दैट A decree is the formal expression of an adjudication, यानी कि वो सभी डिसीजंस, वो सभी निर्णय जो किसी कोर्ट में किसी न्यायाधीश के द्वारा एक फॉर्मल जजमेंट का रूप लेते हैं उन्हें हम एडजुडिकेशन कहते हैं। ये सभी डिसीजंस एक डिस्प्यूटेड मैटर में होना चाहिए, ये बात इम्पॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। एफ्रे, यानी कि झगड़ा। Fighting unlawfully, the offence of affray as defined in section 159 of IPC. The punishment for committing affray is defined under section 160 IPC, which is imprisonment for up to 1 month or fine up to 100 rupees or both. जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एफ्रे का मतलब झगड़ा होता है, जो कि फाइटिंग अनलॉफुली। अनलॉफुली कैसे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पे लड़ाई लड़ते हैं जिसकी वजह से लोक शांति भंग होती है, तो ऐसे ऑफेंस को एफ्रे की कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा। ये सेक्शन 159 ऑफ इंडियन पेनल कोड में डिफाइन है और इसका पनिशमेंट 160 ऑफ आईपीसी में डिफाइन है, जो कि 1 मंथ तक का कारावास और फाइन जो कि 100 रुपये तक का हो सकता है या फिर दोनों ही प्रकार के दंडों से दंडित किया जा सकता है। और नेक्स्ट वर्ड इज एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति। इसे हम प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं। अ क्लेम दैट अ पर्सन वाज एल्सवेयर व्हेन अ क्राइम वाज कमिटेड,
यानी कि जिस वक्त कोई अपराध कारित किया जा रहा था उस वक्त अभियुक्त व्यक्ति उस मौके पर उपस्थित नहीं था। इसका रेफरेंस हमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अपील। आस्किंग अ कोर्ट टू ओवरटर्न अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन, किसी उच्चतर कोर्ट से अपील करना कि निम्नतर कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को परिवर्तित करें। वर्ड इज बेल, यानी कि जमानत। टू पे और प्रॉमिस टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी सो दैट एन एक्यूज पर्सन इज नॉट पुट इन प्रिजन बिफोर द ट्रायल। कोर्ट द्वारा निर्णित राशि को पे करने या पे करने का प्रॉमिस, ताकि अभियुक्त व्यक्ति को ट्रायल से पहले जेल में न रखा जाए। If the accused person does not appear at the trial, the court can keep the money put up for bail. अगर अभियुक्त व्यक्ति कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट उस जमा की गई राशि को जब्त करने के लिए अधिकारी होता है। नेक्स्ट वर्ड है बैटरी, यानी आक्रमण। सेक्शन 350 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफाइंस यूज ऑफ फोर्स। यूजिंग फिजिकल फोर्स on someone either intentionally or carelessly and without their agreement. It would not be battery if two boxers took part in a boxing match. यानी कि किसी तरीके से फिजिकल फोर्स का यूज़ करना किसी और व्यक्ति पर, ये फिजिकल फोर्स यूज़ करना इंटेंशनली भी हो सकता है और किसी भी प्रकार से केयरलेसली भी हो सकता है, और ऐसा फोर्स यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके का कोई करार नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दो बॉक्सर्स आपस में रेसलिंग कर रहे हैं तो इसमें जो फिज़िकल फोर्स यूज़ होगा इसको हम बैटरी के पैरामीटर में कंसीडर नहीं करेंगे। सो बैटरी का मतलब आक्रमण, जो इंटेंशनली और केयरलेसली होता है। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी। Someone who benefits from a will, a trust or a life insurance policy. Simply beneficiary का मतलब जिसको किसी भी प्रकार के benefits हो रहे हों। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं बाइगेमी, यानी द्विविवाह, जो कि सेक्शन 494 ऑफ IPC में डिफाइन है। The offence committed by someone who is already married but still goes through a marriage ceremony with someone else. यानी कि ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक पुरुष जो ऑलरेडी विवाहित है किसी दूसरी महिला से शादी करता है अपनी पहली पत्नी के जीवित होते हुए भी, तो इस प्रकार के अपराध को हम बाइगेमी कहेंगे। आ जाते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पर कैविएट एम्पटर, यानी कि क्रेता सावधान। बायर बी अवेयर, इट इज़ यूज्ड टू वार्न पीपल बाइंग गुड्स that they may not be able to get compensation if the goods they buy are fault. यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा सामान खरीद रहा है जिसके लिए उसे कंपनसेशन नहीं मिल सकता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए और ऐसा सामान खरीदने से बचना चाहिए। तो आई होप अभी तक के बताए गए वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, किस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसको करने के पीछे का क्या रीजनिंग है। तो द नेक्स्ट वर्ड इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उचित संदेह से परे। इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसिक्यूशन बियर्स द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। यानी किसी भी प्रकार के आपराधिक मामलों में जो अभियोजन पक्ष होता है उसके ऊपर ये पूर्णतः बर्डन होता है कि वो एक्यूज पर लगाए गए सभी चार्जेस को किसी भी प्रकार के संदेह के घेरे से बाहर लेकर आए। द जज नीड टू बी कन्विंस्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसी परिप्रेक्ष्य में जज को कन्विंस किया जाता है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो रीजनेबल डाउट्स के बियॉन्ड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कार्रवाई का कारण। A set of facts and circumstances sufficient for a party to initiate legal action against another party. यानी वो सभी वाद के बिंदु जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल एक्शन शुरुआत किया जा सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होगा कार्रवाई का कारण।
अब नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं सशुरारी यानी उत्प्रेषण लेख। ये एक प्रकार का रिट होता है, जैसे कि आप जानते होंगे हमारे भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट्स डिफाइन हैं। उनमें से एक है सशुरारी यानी कि उत्प्रेषण लेख। रिट इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट फॉर द री एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्शन ऑफ अ लोअर कोर्ट। यानी एक तरीके से रिट इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इन्फीरियर कोर्ट को कि कोई भी एक्ट पे जो एक्शन लिया गया है उसका दोबारा से री एग्जामिनेशन हो। If the High Court considers that a case heard in a lower court is flawed, it may order that it be reviewed by the High Court. Simply, अगर कभी भी किसी भी हाई कोर्ट को ऐसा लगता है, उसके संज्ञान में लाया जाता है कि लोअर कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो फ्लॉ है, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष है, तो हाई कोर्ट के द्वारा रिव्यू करने का एक ऑर्डर पास किया जा सकता है हायर कोर्ट द्वारा। Now the next word is coercion यानी प्रपीड़न। A defense that a crime was committed because the person accused was forced to do it। यानी किसी व्यक्ति को इस तरीके से मजबूर करना कि वो उस इलीगल वर्क को या किसी तरीके के एग्रीमेंट में इंटर होने के लिए मजबूर हो जाए। इसका रेफरेंस हमें सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में मिलता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी तरीके से मजबूरी क्रिएट करना इनडायरेक्टली कि वो व्यक्ति उस इलीगल वर्क को करने के लिए मजबूर हो जाए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरफिट यानी कूटकरण। समथिंग दैट इज फोर्स्ड और कॉपीड विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग। यानी किसी भी तरीके से एक ऐसा आभा मंडल क्रिएट कर देना जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या तो वो कॉपीड है, किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट करना, तो इसको हम कहेंगे काउंटरफिट, कूटकरण। अब अगला वर्ड है डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट अ कोर्ट एक्शन विच हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम। यानी वो दूसरा पक्षकार जिसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन या आरोप लगाए गए हैं, वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहेंगे डिफेंडेंट। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आए होंगे बताए गए जितने भी वर्ड्स हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले वर्ड की बात करते हैं स्टॉपल यानी कि विबंधन। A rule of law that a person cannot deny something that they previously said if someone else acted on what was said and their position was changed, possibly for the worse, as a result. So, stopple का मतलब होता है पूर्व में कही गई कोई भी बात जिसके आधार पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपने एक्शंस को प्रोसीड करता है उसी डायरेक्शन में जो स्टेटमेंट पूर्व में दिए गए हैं और वो गलत होते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है रूल ऑफ स्टॉपल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पूर्वव्यापी। डिस्क्राइबिंग अ लॉ विच इज रेट्रोस्पेक्टिव, इट अफेक्ट्स पास्ट एक्ट्स। यानी ऐसे कानून जो पारित तो वर्तमान में हुए हैं लेकिन अपना प्रभाव भूतकाल से रखते हैं। सो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरफीचर यानी कि जब्तीकरण। द लॉस ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बिकॉज द टेनेंसी कंडीशन हैव नॉट बीन मेट बाय द टेनेंट। यानी कि जो प्रॉपर्टी पे पोजेशन बनाए रखने के लिए जो कह सकते हैं एक तरीके से नियम होते हैं या कोई कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करने में फेलियर होने पर किसी भी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण हो सकता है। सो इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ड होगा ग्रीवियस बॉडली हार्म, गंभीर चोटें। इंटेंशनली कॉजिंग सीरियस फिजिकल हार्म टू समवन, दिस इज मोर सीरियस देन एक्चुअल बॉडी हार्म। जैसे कि समझ में आ रहा है ग्रीवियस मतलब गंभीर, ऐसी चोटें जो नॉर्मल कोर्स में किसी इंसान के दैनिक दिनचर्या के कामों को करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार की चोटों को हम ग्रीवियस हर्ट्स मानेंगे। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड हेबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अ रिट विच कैन बी अप्लाइड फॉर टू ऑर्डर अ पर्सन्स रिलीज इफ दे हैव बीन इम्प्रिजन्ड अनलॉफुली। ये एक प्रकार की रिट है जो कि भारतीय संविधान में बताई गई 5 रिटों में से एक है। इसको हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं।
इसका मतलब है अगर किसी पर्सन को जिसके ऊपर किसी तरीके के आरोप लगाए गए हैं या नहीं भी लगाए गए हैं और उससे गैरकानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है, तो उसके रिलीज के लिए आप कोर्ट में जा कर के एक प्रार्थना कर सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किन आधारों पर गिरफ्तार किया गया है। अगर ये पाया जाता है कि वो गलत आधारों पर बंदी बनाया गया है तो उसकी रिलीज के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें, हेयर से एविडेंस यानी अफवाह, कही सुनी बातें। एविडेंस गिवन इन कोर्ट ऑफ समथिंग सेड टू बी विटनेस बाय अनदर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति द्वारा कोई बात सुनी गई, उसने अपनी आंखों से या अपने सेंस ऑर्गन से उस घटना को घटित होते हुए नहीं देखा, उसने किसी की कही हुई बातों के आधार पर अपना एक वर्जन बनाया और उसको कह दिया। तो इस तरीके से कई सुनी बातों का एविडेंस पे टेस्टिमनी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मेंसरिया, यानी द्वेष भाव, मैलिस इंटेंशन, द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम एंड ऑल्सो द नॉलेज दैट एन एक्ट इज रॉन्ग, यानी कि किसी अपराध को करने का भाव भी होना चाहिए मस्तिष्क में और उसी के साथ साथ वो गलत काम कैसे किया जाएगा इस चीज़ की सटीक जानकारी भी होनी चाहिए। इसी को हम कहेंगे मेंसरिया। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। सो द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन इज नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही, विच मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू डू अ ड्यूटी प्रॉपरली। सपोज करिए एक पुलिस ऑफिसर है जो ऑन ड्यूटी अल्कोहल कंज्यूम करे है और अपने सेंस में नहीं है, जिसकी वजह से लॉकअप में बंद कैदी भाग जाता है, तो इसे हम नेग्लिजेंस कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के बताए गए 30 वर्ड्स ज़रूर समझ में आए होंगे। इन केस कोई डाउट है या कोई क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। चलते चलते एक अच्छी सी कोटेशन बताना ज़रूर चाहूँगी। अ गुड लॉयर इज़ ओनली पर्सन हु राइट्स टू मैनी वर्ड्स इन सिंगल डॉक्यूमेंट बट स्टिल इट्स कॉल्ड एज ब्रीफ, यानी एक अच्छा लॉयर वही होता है जिसे गागर में सागर भरने की कला होती है। विद दीज वर्ड्स आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट दी what शुड बी अ गुड स्किल्स ऑफ एन एडवोकेट, यानी एक अधिवक्ता में किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। वो अधिवक्ता अडेप्टेबल होना चाहिए, उसमें टीम वर्क की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।